हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है एनवायरनमेंट एजुकेशन का, पर्यावरण शिक्षा का, उसका जो हमने यूनिट वाइज रिवीजन स्टार्ट किया था, उसी क्रम में आज थर्ड यूनिट का मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट में जो हमारा टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इस यूनिट में डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो हमारी जीवों के मध्य जो फ्लोरा एंड फोना, पौधों और जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है, जो डिफरेंट जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली जो डिफरेंस उन लोगों में पाए जाते हैं, उनको ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इटिमोलॉजी की, कि शब्द किसने दिया। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है सबसे पहले 1985 में डब्ल्यू.जी. रोसेन ने दिया था, और ये आपने याद रखना है क्योंकि हम कई बार जो है वो इकोसिस्टम या इकोलॉजी के जन्मदाता का नाम वहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, जो कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में दी गई थी। ये आपका जो पृथ्वी सम्मेलन था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसको कि हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि धरातलीय, महासागरीय तथा अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा उनसे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विविधता ही जैव विविधता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए कि इसमें पूरी पृथ्वी आ गई है, जिसमें कि आपकी धरातलीय, महासागरीय यानी कि पानी का क्षेत्र, और महासागर से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, जलीय तंत्र हैं, उनमें जितनी भी विविधता पाई जाती है वही जो है जैव विविधता कहलाती है। इसके बाद जैव विविधता के स्तर या प्रकार यानी कि लेवल्स या फिर जो काइंड्स हैं जैव विविधता के, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता, दूसरी आपकी अनुवांशिक जो कि जेनेटिक होती है, जो कि हेरिडेटरी विविधता होती है। भाई आप लोगों के फेस का जो कलर है, वो आपकी आंखें, आपका लर्निंग स्टाइल, आपका बॉडी स्टाइल, आपकी लैंग्वेज, आपकी आइज़, आपके हेयर का कलर, ये सभी चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं, इन सब चीज़ों में विभिन्नता क्यों पाई जाती है। ये विभिन्नता जो है आपकी हेरिडेटरी होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हेरिडेटरी बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा प्रजातीय जैव विविधता यानी कि इसको आप एक तरह से कह सकते हैं नस्ल आधारित। हालांकि इसको हम नस्ल आधारित अब नहीं कहेंगे, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि डिफरेंट जातियों में जो जैव विविधता पाई जाती है उसको। और इसको मापने के 2 इंडेक्स हैं, जो कि सैनन विनर इंडेक्स कहलाता है एक, और दूसरा कहलाता है सिम्पसन इंडेक्स। एक SWI और एक SI। तो यहाँ पे आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि प्रजातीय जैव विविधता को मापने वाले 2 मापक बताइए। तो ये आपने याद रखना है, एक सैनन विनर इंडेक्स और दूसरा है आपका सिम्पसन इंडेक्स। सिम्पसन आपको याद रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिम्पसन जो है वो दूसरे सिम्पसन थे हालांकि, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी जो है सिम्पसन आपने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वहाँ पे पढ़े होंगे। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू है सौंदर्यात्मक, यानी कि जो आपका ब्यूटी रिलेटेड है। भाई आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में बहुत सारे झरने, झील, तरह तरह के पेड़ पौधे, जिनको देखकर मन को शांति मिलती है, एस्थेटिकली हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सौंदर्यात्मक मूल्य बायोडाइवर्सिटी का है। इसके अलावा पारिस्थितिकी मूल्य, भाई हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें जो संतुलन है वो भी जैव विविधता के कारण ही है, क्योंकि डिफरेंट जीव जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और जिससे मिलकर एक संतुलन का निर्माण करते हैं। तो जैव विविधता इसमें भी सहायक है। सामाजिक मूल्य, आप लोग समाज में रहते हैं, यहाँ पे भी आपने डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और ये सामाजिक मूल्य रिपीट हो गया है। तो ये वैल्यूज़ आप अपने वर्ड्स में जो हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये हेडिंग के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई हैं।
इसके बाद हमारा आता है जैव विविधता की आवश्यकता तथा महत्व, यानी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो तो यही है कि हम लोग जीते ही जैव विविधता में हैं। भाई हम लोग अगर सभी प्राणी एक जैसे होंगे तो क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगर पूरी पृथ्वी का कलर एक जैसा हो जाए, पूरी पृथ्वी एक जैसी हो जाए तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारे जीने का रीजन ही बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे खाने में, पहनने में, रहने में, आपके अलग अलग स्थानों पर सभी जगह आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। और ये हमें जो है हेल्दी रखने में भी सहायता करती हैं, क्योंकि अगर हम रेगुलरली एक जैसा खाना खाएंगे तो हमारे लिए सरवाइव करना भी पॉसिबल नहीं होगा। और इसी से हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर इन्वायरमेंट में आपके विविधता नहीं पाया जाए तो आप लोगों की जो आवश्यकता की डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। इसके अलावा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायित्व जो है बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही आता है। सोचिए अगर पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जीव हो, एक जैसे जीव हो, तो वो किस पे निर्भर रहेंगे? तो इसी के कारण जो है संतुलन भी बना रहता है, व्यक्तित्व में नवीनता लाती है और जैव विविधता पृथ्वी को स्वच्छ रखती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है तेज़ी से विलुप्त हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जीव जो है जो पहले दिखाई देते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो चीता है वो आखिरी बार 1952 में नोटिस किया गया था। इसके बाद से भारत में जो चीता है उसको विलुप्त मान लिया गया था। हालांकि अब अफ्रीका से भारत में चीते लाए जा रहे हैं। तो जैव विविधता के जो विलुप्त होने के कारण हैं उसमें सबसे पहले मानवीय कारण ही आ जाते हैं। हालांकि जो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, मैं मानती हूँ कि जितना भी असंतुलन हमारी प्राकृतिक अवस्थाओं में हुआ है उस सब के लिए मानव ही जिम्मेदार है। और यहाँ पे जो मानवीय कारण हैं उनमें पेड़ों की कटाई, आवासीकरण में वृद्धि, कृषि तथा झूम खेती जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा लगातार जो ह्यूमन जो है पृथ्वी का जो पार्ट है वो डेवलपमेंट के लिए यूज करता जा रहा है। तो इससे जीवों के प्राकृतिक जो आवास हैं उनमें भी कमी हो रही है। जीवों के बीच संघर्ष भी इसका एक इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग के लिए जो हम जीवों की हत्या कर रहे हैं वो भी, अत्यधिक चराई, वनोन्मूलन यानी कि वनों की लगातार कटाई और वहाँ पे नए वन ना लगाने के कारण भी जो है जैव विविधता विलुप्त हो रही है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा खाएगी भी, रहने के लिए भी स्थान चाहिए होगा, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। इसके बाद जो आपके संकटग्रस्त जीव जंतु हैं इनके लिए एक IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। रेड डाटा बुक के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो जो हमारी रेड डाटा बुक होती है इसमें कुछ 5 टाइप के पृष्ठ पाए जाते हैं। जिनमें से सबसे पहला हमारा पृष्ठ होता है लाल पृष्ठ, जिसमें कि आपके विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका वाइट पेज, जिसमें कि जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं यानी कि लगभग खत्म होने की कगार पर हैं वो जो है आपकी रखी जाती हैं। पीले पृष्ठ में जो वर्तमान में तो उपलब्ध हैं लेकिन तेजी से विलुप्त हो रही हैं ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है। और भूरे रंग के पृष्ठ में ऐसी प्रजातियां रखी गई हैं जिनकी संख्या ऑलरेडी निम्न है। इसके अलावा हरे पृष्ठ में जो है ऐसे जीव रखे गए हैं जो कि प्रचुर मात्रा में वर्तमान में उपलब्ध हैं। अब जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैव विविधता संरक्षण के 2 ही उपाय जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक इन सीटू है और दूसरा एक्स सीटू है, यानी कि स्वस्थानी संरक्षण और उत्स्थानी संरक्षण। लेकिन यहाँ पे मैंने 4 जो है डिस्क्राइब किए हैं। तो जैव विविधता संरक्षण का जो स्वस्थानी संरक्षण है इन सीटू जिसको हम कहते हैं, इन सीटू में जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाता है। मतलब जो जीव जहाँ पे रहता है उसको वहीं पे संरक्षित कर दिया जाता है और इसके लिए हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एशियाई शेर हमारे गुजरात में पाए जाते थे और वहीं पे जो है उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इसी तरह एक सींग वाले गैंडे हमारे असम में पाए जाते हैं और वहाँ पे जो है उस स्थान को काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे
उत्स्थानी संरक्षण होते हैं, एक्स सीटू संरक्षण होते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि हमारे चिड़ियाघर, जू इत्यादि, जहाँ पे जीवों को जो है संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है जीन बैंक। यहाँ पे जो हमारे जैव विविधता के जो जीव हैं उनके जर्म प्लाज्म को सुरक्षित और सुसुप्तावस्था में रखा जाता है, जिनको कि हम यूज़ करके जो है आपके जीव डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में पूछा जा चुका है कि क्रायो प्रिजर्वेशन कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये 196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। इसमें जो पौधों का, ध्यान से सुनिएगा, पौधों का जो जर्म प्लाज्म होता है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत की जैव विविधता, यानी कि भारत में जैव विविधता कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं बात करूँ तो भारत में 3 जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, और जिनमें भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पश्चिमी घाट आ जाता है। पश्चिमी घाट पे सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। तो भारत की जैव विविधता को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो पौधों की जैव विविधता, दूसरी जंतुओं की। तो जो पौधों की है इसको हम फ्लोरा बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, और जो जंतुओं की है वो फौना बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। तो जो भारत में फ्लोरा डाइवर्सिटी है ये पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे, अंडमान एवं निकोबार में, पश्चिमी उत्तर हिमालय में, उत्तर पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, गंगा के मैदान में, पूर्वी भारत में और दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम जो आपकी फोना की बायोडाइवर्सिटी है वो गंगा के मैदान में, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में, द्वीप समूहों में, पार हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो लद्दाख का पार हिमालय का जो क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र, वहाँ पे फ्लोरा बहुत कम मिलते हैं। इसके अलावा हिमालय के जो उत्तर पश्चिमी हैं, मरुस्थल में, देखिए मरुस्थल में भी जो हमारे फ्लोरा हैं वो कुछ खास ही मिलते हैं, यानी कि ये भी बहुत कम मिलते हैं। इसके अलावा दक्कन प्रायद्वीप, इसके अलावा अर्धशुष्क क्षेत्र जैसे पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में जैव विविधता नष्ट होने के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले तो तीव्र पर्यावरणीय अवनीकरण, यानी कि तेजी से वनों की जो कटाई की जा रही है वो। इसके अलावा सूचना तथा ज्ञान का अभाव। इसके अलावा वायुमंडलीय प्रभाव और तेजी से जनसंख्या वृद्धि, ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा हार्मफुल फैक्टर है, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो हम लोग सेकंड से फर्स्ट स्थान पे आ जाएंगे। इसके बाद है हमारा महामारी फैलना और उद्योगों में निरंतर वृद्धि। इसके बाद सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है उसके कारण भी जैव विविधता जो है वो नष्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैव विविधता संरक्षण के उपाय, कि जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो सरकारी नीतियाँ जो वर्ल्ड लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे बनाई जाती हैं उनका कठोरता से पालन करवाया जाए। इसके अलावा जो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र हैं, उनका संरक्षण किया जाए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय किए जाएं और प्रदूषण को भी कम किया जाए। और इसके अलावा वनीकरण किया जाए, जो खाली स्थान पड़े हैं वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएं और पुनर्वनीकरण भी किया जाए, यानी कि जहाँ से पेड़ पौधों को काट दिया गया है वहाँ पे फिर से जो है नए पौधे लगाए जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैव विविधता की आवासीय क्षति के क्या कारण हैं। तो जैव विविधता की जो आवश्यक क्षति के कारण हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों में आपके प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे पर्यावरण का ह्रास होना, स्मोक का आवरण बनना, अम्लीय वर्षा, मरुस्थलीकरण में वृद्धि, भूकंप तथा भूस्खलन, हरितगृह प्रभाव का होना, ग्लोबल वार्मिंग, भूक्षरण, चक्रवात, बाढ़, सूखा तथा जलवायु। ये सभी कारण जो है आपके जैव विविधता की आवश्यक क्षति के कारण हैं। और जो मानवीय कारण है इनमें आपका आ जाता है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्य की समस्या, महामारी तथा बीमारियां, शहरीकरण तथा प्रवास, प्राकृतिक संसाधनों का अनियोजित दोहन और औद्योगिकरण में तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही वृद्धि भी जो है आपकी जैव विविधता के आवासीकरण के निम्न होने के कारण है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जैव विविधता की आवासीय क्षति रोकने के उपाय।
तो जैव विविधता की आवश्यक क्षति को रोकने के लिए जैव संवेदी या हॉटस्पॉट को डेवलप किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जैव सुरक्षित स्थल है, बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी स्थापना की जानी चाहिए। सरकार के द्वारा अधिनियम बनाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना की जानी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और इसके अलावा हरित अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि ग्रीन कॉन्सेप्ट को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसके बारे में रेयरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। यह आता है आपका परमित्र तकनीकी, जिसको हम कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो इसको जो है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ के देख सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की संकल्पना को पूरा करने वाली तकनीकी ही आपकी परमित्र तकनीकी कहलाती है, यानी कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहलाती है। और ये जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो इसके कुछ 4 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। परमित्र जैव तकनीकी जो कि इको फ्रेंडली बायो टेक्नोलॉजी होती है। परमित्र कृषि तकनीकी जो कि आपकी एग्रो टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा औद्योगिक तकनीकी जो कि आपके इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे लिखा होता है इको फ्रेंडली। ये एक मार्क वहाँ पे लगा होता है और इसका यही मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ये ऐसे डेवलप की गई है कि फ्यूचर के लिए भी इसको सिक्योर किया गया है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। इसके अलावा परमित्र आनुवांशिक यानी कि इको फ्रेंडली जेनेटिक टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स इस यूनिट में इतना ही था। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि भारत स्वच्छता अभियान जो है ये 2014 में चलाया गया था। भारतीय वन्यजीव जो प्राधिकरण संस्थान है ये नई दिल्ली में है। और जो आपका डक्कल ड्राफ्ट है, ये डक्कल ड्राफ्ट के बारे में आप ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डक्कल ड्राफ्ट क्या था। तो ये पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के अध्ययन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट था जिसको कि हम डक्कल ड्राफ्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक छोटी सी यूनिट थी जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थी और इसमें मैंने सब कुछ जो आपके साथ डिस्कस किया है ये मात्र हेडिंग्स हैं। इनके बारे में आप डिटेल से अपनी समझ के अनुसार लिख सकते हैं। चूँकि ये क्विक रिवीजन है तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इम्पोर्टेंट और जो आपके हेडिंग्स हैं उन्हीं को डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे और यूनिट 4 जो है हमारी थोड़ी सी बड़ी यूनिट रहने वाली है। मे भी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आपकी यूनिट 5 आ जाएगी जिसमें कि पर्यावरण से संबंधित डिफरेंट जो आपके एक्ट जो रूल्स हैं वो लाए गए थे उनके बारे में और जो पैडागोजिकल जो एस्पेक्ट है वो भी डिस्कस किया जाएगा। देन हम आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।